दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र एक अजूबा था, अजूबा है और अजूबा बना हुआ है। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के लिए एक टेढ़ी खीर था, टेढ़ी खीर है और टेढ़ी खीर बना हुआ है। ये है क्या? जहां पर गोवा जैसी जगह पर जब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत भी नहीं था, वहां पर दिग्विजय सिंह के एक चूक के कारण भारतीय जनता पार्टी रातों रात इन केन के कारण बहुमत का दावा करके सरकार बनाने का दावा ठोक देती है। और आज लगभग 10 दिन हुए स्पष्ट बहुमत के साथ अभी तक उसके नेता का नहीं पता है। यानी कि शादी का कार्ड तो छप गया, लेकिन दूल्हे का पता नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहा है? क्योंकि आज इनके पास बहुमत है तो नेता का पता नहीं है, और बहुमत नहीं होता तो नेता पहले सामने होता। आखिर ऐसा क्या हुआ? सिंधे अपने गांव चले गए। पूर्व मुख्यमंत्री वो गांव में बैठे हैं, गांव से लौट के आएंगे 3 या 4 या 5 तारीख को। चाणक्य किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर ऐसा कोई दांव नहीं खेलना चाहते जिसका भुगतान उनको 2029 में भारी पड़े। मतलब आप समझ रहे हैं, चाणक्य महाराष्ट्र के अंदर अब कोई दूसरा योगी पैदा नहीं करना चाहते। उत्तर प्रदेश में एक योगी पैदा करके उसके पीछे पड़ चुके, लेकिन अभी तक वो हटा नहीं पाए और शायद भविष्य में हटा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पीछे आरएसएस खड़ा है। यहां पे भी आरएसएस खड़ा है उसके पीछे, लेकिन चूंकि अभी नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ चेहरे को आगे किया गया है, इसलिए चाणक्य की पूरी कोशिश है कि यहां भी किसी मोहनलाल यादव को ढूंढ लाया जाए, जो कि इतना आसान नहीं। ऐसे में संघ, जो इस पूरे महाराष्ट्र की जीत का, इस अप्रत्याशित जीत का सही हकदार है, जिसने हार को, ये कहें कि महाविकास आघाड़ी की जीत को उससे छीनकर, उसके दांतों से छीनकर लाके भारतीय जनता पार्टी के हाथों में रख दिया, वरना जीत पॉसिबल नहीं थी। ऐसे में संघ देवेंद्र फडणवीस के सामने अडिग है। उनका वही मुख्यमंत्री है, पेच नहीं है, पेच दर पेच फंसा हुआ है। दोस्तों, हम इस पे विस्तृत विश्लेषण की रिपोर्ट पर आते हैं। उसके पहले आपसे एक निवेदन जो हमेशा आपसे करते आए हैं कि दिल्ली सहारा के जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, एक बात और कि जो लोग हमें आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं, आपके अपने चैनल को, वो थैंक्स बटन दबा करके जो भी धनराशि देना चाहें दे सकते हैं। दोस्तों, इस तरह इसमें, इस पूरी महाराष्ट्र की सरकार के गठन में 3 मुख्य पेच फंसे हुए हैं। पहला शिंदे, दूसरा आरएसएस और तीसरा चाणक्य का पेच, यानी अमित शाह। देखिए, शिंदे सीएम बनना चाहते थे, पूरे दांव खेले, लेकिन चूंकि पहले ही भाजपा ने चुनाव के पहले उनके हाथ पैर काट दिए थे, और ये भाजपा जानती थी कि कल शिंदे हमारे लिए खतरनाक हथियार साबित हो सकते हैं, इसलिए पहले से ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि शिंदे चिल्लाएंगे जरूर, तड़पेंगे जरूर, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। अंतोगत्वा हुआ भी, शिंदे ने कोशिश बहुत की, अपने लोगों से तमाम बयान दिलवाए, लेकिन सफलता हाथ नहीं। अब शिंदे मान के चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तो गई, लेकिन उन्होंने दूसरा दांव खेला है, भाजपा के ही पासे को भाजपा के ऊपर पलट दिया है। यानी कि जब शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे तो डिप्टी सीएम फर्नांडिस को बनाया गया, फर्नांडिस को गृह मंत्रालय दिया गया। अब उनका कहना है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति मुख्यमंत्री हो रहा है, तो फिर होम मिनिस्ट्री का पद हमें मिलना चाहिए, और भाजपा किसी भी कीमत पर होम मिनिस्ट्री
अपने पास ही रखना चाहती है कि पेंच बहुत बड़ा है। इसके अलावा सीएम आपका तो गृह मंत्रालय हमारा, ये भी दूसरा पेच फंसा हुआ है। तीसरा, एक शक कि सिंधिया आज यहां है, कल कहां होंगे। ये तो सिंधिया का पेच था। अब देखिए, आरएसएस का बहुत साफ मानना है। आरएसएस इस पूरे प्रकरण को दो संदर्भ में देख रही है। आरएसएस ये सोचती है कि अगर हम इस पर अडिग रह के देवेंद्र फडणवीस को अगर मुख्यमंत्री बना लेते हैं तो हमारा जो अगला दांव है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो सफल हो जाएगा, क्योंकि हमारी अहमियत भाजपा को पता चल गई है। लोकसभा चुनाव में पिछड़ने का कारण हम थे, और आज इस विधानसभा चुनाव में जो आपको जीत का सेहरा पहना है उसके कारण भी हम हैं। और अब भी आप नहीं समझे तो भविष्य आपके लिए सुखमय नहीं हो सकता। अब पहला दांव उसका देवेंद्र फडणवीस पर है कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम महाराष्ट्र का बनाया जाए, लेकिन चाणक्य बिल्कुल नहीं चाहते। चाणक्य चाहते हैं कि यहां पे किसी मोहनलाल यादव को ढूंढ लिया जाए जिससे भविष्य में कोई दूसरा योगी पैदा ना हो जो कि कल हमें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पेश फंसाए। इसमें कोई शक नहीं कि फडणवीस और योगी का नाम चल सकता है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री की बात हो। इस तरह के दांव खेले जा सकते हैं। जैसे पहले जो भी ऐसा स्टार प्रचारक बन रहा था, मोदी, चाणक्य और योगी के बाद, योगी तो है ही है, मोदी के बाद योगी, आप चाणक्य ने कितनी भी कोशिश कर ली लेकिन योगी को कोई पीछे नहीं कर पाया। तो इन तीन के अलावा जब शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा सिंधिया, रमन सिंह दो तीन तीन बार चुनाव जीतकर की सीएम बन रहे थे, तो ये खटक रहा था कि कल नहीं तो आज, आज नहीं तो कल ये खतरा पैदा कर सकते हैं। एक ही हथियार से ऐसा साफ किया रमन सिंह तो चुनाव हार गए, उसके बाद उनको बैठा दिया गया। इधर शिवराज सिंह चौहान जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, उनको भी साइडलाइन कर दिया गया। वसुंधरा राजे को तो उन्हीं के हाथों से पर्ची निकाल के थमा दी गई दूसरे के नाम पे। यही आशंका है कहीं देवेंद्र फडणवीस को भी पर्ची निकाल के फंसना न पड़ जाए। कहा तो जाएगा पर्ची तुम्हारी है, अंदर पर्ची निकली किसी नए मोहनलाल यादव की, ये इस बात की संभावना भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में ये पेंच फंसता जा रहा है। अब सवाल इस बात का है कि फिर भविष्य की राजनीति में होगा क्या। देखिए, इसको 2029 के संदर्भ से देखा जा रहा है, चाणक्य की नजर से, कि एक योगी उनके लिए खतरा है। कल अगर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर हो गए, 80 और 40 48 यानी 128 सीटों के ये दोनों चीफ मिनिस्टर अगर एक हो गए तो चाणक्य के लिए खतरा बहुत बढ़ जाएगा। शीर्ष नेतृत्व पे खतरा बढ़ जाएगा कि दो स्टेट अगर एक हो गए तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यहां पे कोई ऐसा हल्का आदमी रेसमैन रखो जिसको जब कहा जाए खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। जैसे कि आपको याद होगा कि गुजरात का चीफ मिनिस्टर जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे वहां चुनाव में, तो बीच गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ा था। ऐसे ही पिछलग्गू चीफ मिनिस्टर चाहिए जिसकी हैसियत ना हो उनके सामने गाड़ी में बैठने की, खड़े होने की। भाजपा को ऐसे सीएम की तलाश होती है, लेकिन यहां तो पेच फंसा हुआ है। अब देखिए, अब सिंधे ने अपनी राय व्यक्त कर दी, सीएम नहीं कोई बात नहीं, डिप्टी सीएम, उसके अलावा होम मिनिस्ट्री प्लस क्रीम डिपार्टमेंट। अगर ये नहीं हुआ तो पेंच अभी फंसा रहेगा, और पेंच फंसेगा तो अब भाजपा को भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आना पड़ रहा है कि इतने स्पष्ट बहुमत के साथ आप सरकार क्यों नहीं बना पा रही। यानी हर तरफ असमंजस है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और ये बात तय है कि ऐसे में स्थितियां राजनीतिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक गलियारे में एक नकारात्मक संदेश देती हैं। अब देखिए, आरएसएस का जो पेच है बहुत साफ है। वो देख रहा है कि अगर फडणवीस के मामले में वो बैकफुट पे जाते हैं तो कल बहुत जल्दी, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव फाइनल होना है, उसके नाम पर जैसा भाजपा चाहती कि संजय जोशी
को बना दिया जाए, लेकिन शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल तैयार नहीं है। वैसे ही दूसरा संजय जोशी वो पैदा नहीं करना चाहती देवेंद्र फडणवीस के नाम पर। अब सवाल इस बात का है कि ये एक प्रेशर राजनीति चालू हो गई है। एक तरह संघ के लिए सेमीफाइनल है। अगर उसे देवेंद्र फडणवीस को बना दिया तो फाइनल में उसका मुकाबला बहुत इजी हो जाएगा प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अगर देवेंद्र फडणवीस को सीएम नहीं बनाया गया, आरएसएस बैकफुट पे जाता है, तो निश्चित रूप से आरएसएस के आगे का दिन खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर आरएसएस की बात नहीं मानी गई, मान लीजिएगा अब आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा नहीं हो, क्योंकि मोदी को जीत मिल चुकी है। अब मोदी अपने पुराने प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। अब ये 2024 का प्लेटफॉर्म नहीं है लोकसभा का। अब यहाँ पे एक बड़ी जीत उनको हाथ में हासिल हो चुकी लगातार। यद्यपि 4 स्टेट की चुनाव हुए, 2 मोदी हारे, 2 जीते, लेकिन मीडिया सिर्फ 2 जीत की बात करता है, 2 हार की बात नहीं करता। वो जम्मू कश्मीर हारे, वो झारखंड हारे, और झारखंड बुरी तरह हारे। मोदी और चाणक्य के नेतृत्व में ही चुनाव हुआ। चाणक्य के दूसरे योगी पैदा करने वाले असम के मुख्यमंत्री को मुंह की खानी पड़ी। जो वहां पे जहर उगल रहा था, आग उगल रहा था, उसको दूसरे योगी तैयार किया गया कि जाओ जितनी गालियां दे सकते हो दो, और दूसरे योगी की भूमिका में आ जाओ। लेकिन शून्यवटा सन्नाटा हो गया वहां, वो कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों, तीसरा ये है कि अब चाणक्य के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत है। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ स्मूथली चले, लेकिन कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। निगाह अब उनकी 2029 पर है, और निशाना किसको किसको बनाना है उसकी अवधारणा पहले से डिसाइड है। उसी का एक शिकार देवेंद्र फडणवीस भी है कि कैसे इनको साइडलाइन किया जाए, दिल्ली में लाके कहीं फिट कर दो, जमीन चूस पकड़ा दो, चूसते रहो, मुख्यमंत्री बनना। उस स्टेट के मुखिया वे तो कल भाजपा शीर्ष नेतृत्व की दिक्कत हो सकती है। अब सवाल इस बात का है कि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, अगर वो राष्ट्रीय नेतृत्व के फॉर्म में आते हैं, उसके कैडर में आते हैं, उसकी बराबरी में आते हैं, उसके पैनल में आते हैं, उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया था। अब शिवराज सिंह चौहान खत्म हो गए, अब उनकी बात कोई नहीं करेगा। वसुंधरा राजे साइडलाइन कर दिया, रमन सिंह साइडलाइन हो गए। तो सवाल इस बात का है कि क्या भाजपा के अंदर से 2 ही नेता काम करेंगे? एक मोदी की, दूसरा चाणक्य अमित शाह जी, तीसरा कोई नहीं। जो होगा वो पिछलग्गू होगा, अगर दिख रहा है। अब देखिए कि इस पूरे प्रकरण को देखिए तो महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं काफी पेचीदगी के दौर से गुजर रही है। भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि अल्टीमेटली उसका चेहरा कौन होगा, मंत्रिमंडल कैसा होगा। वो इतनी देर लगातार जो हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि जो गोदी मीडिया है वो लगातार उनकी इतनी तारीफ करता रहता है कि लोगों को अंदर ये संदेश नहीं जा पाता कि फैक्ट क्या है। यही अगर भी कोई भी सरकार विपक्षी होती या अपोजिशन पार्टी जीती होती, तब तक भाजपा ने वहां तमाम साम दाम दंड भेद लगा दिया होता। लेकिन विपक्ष शांत बैठा है और देख रहा है कि आप क्या करते हो। अब देखिए इस पूरे चुनाव के अंदर, चुनाव हो गया, आपने वोट दे दिया, लोगों को क्या मिला? मराठा की अधिकतम आबादी वाला महाराष्ट्र आज एक मराठा के प्रतिनिधित्व के लिए, नेतृत्व के लिए तरस रहा है। मराठा का मुख्यमंत्री अगर महाराष्ट्र नहीं होता है तो मराठी मनुष्य कहीं ना कहीं से चिंतित होंगे। आप कितनी मंत्री बना दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चिंतित होंगे। इतनी बड़ी जीत के बावजूद भी एक भारतीय जनता पार्टी मराठावासी को मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। देखिए चुनाव हो गए, चुनाव खत्म हो गए, लोगों ने वोट डाल दिए, परिणाम आ गए, चुनाव आयोग का काम पूरा हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या खोया क्या पाया। 4 स्टेट की चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब 4 स्टेट को आप देखिए तो 2 स्टेट बीजेपी जीतती है और 2 स्टेट अपोजिशन जीतता है।
इंडिया गठबंधन। तो सवाल इस बात का है कि आम जनमानस के हाथ में क्या लगा? सिर्फ एक वोट की स्याही। ये स्याही बताती है कि आप हिंदुस्तान के नागरिक को आपने वोट डाला है। लेकिन क्या हमारे देश के अंदर ये चुनाव ही होते रहेंगे? कभी भी शिक्षा, बेरोजगारी पर चर्चा होगी? कभी चिकित्सा के ऊपर डिबेट होगी? योजनाएं सुन करके आप अपने बुखार को उतार लीजिए, योजनाएं अमल नहीं होंगी आपके लिए। सवाल इस बात का है कि देखिए, यही एक बराबरी की स्थिति की बात अगर की जाती है तो हिंदुस्तान में रह करके आप सुई से लेकर हर सामान चाइनीज इस्तेमाल करते हैं। आज हम जो है हिंदुस्तान के अंदर आजादी के लगभग 8 दशक होने को आ रहे हैं, 8 दशक। और आज भी हम मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान इसी पे उलझे हुए हैं। हम पाकिस्तान नहीं हैं, उलझे हुए हैं। जब भी कुछ होता है हिंदू मुसलमान आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, संघ आ जाता है। ये चीजें कब तक चलेंगी? इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, चीन और हिंदुस्तान, आज चीन इन तमाम कवायदों से हट करके लोग हिंदुस्तान के अंदर मंदिर, मस्जिद कर रहे हैं। किस मस्जिद में शिवलिंग है, कहां पे मंदिर खुदा हुआ है, किसने खोदा, किसने गिराया, कब खोदा था? हम इसी उलझे गए आजादी के 8 दशक के बाद। कहां शिवलिंग नहीं था, कहां मंदिर नहीं था, कहां जनाजे गाड़े गए, कहां पे कौन सी कम्युनिटी का कौन सा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ। सवाल इस बात का है दोस्तों, हम ये कब तय करेंगे कि इन सारी बेरोजगारी, इन सारी चिकित्सा की जो कमी है, इसको सरकार कितने दिनों, कितने सालों के अंदर पूरा करेगी? इसकी कोई डिबेट नहीं, इसके कोई चुनावी वादे नहीं। आप चेक कर लो, हम 14 इंच बनाएंगे, 8 इंच वहां बनाएंगे, 3 इंच वहां बनाएंगे, तब भी मरीजों को आज दौड़ना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है, जिसके बाद पैसा नहीं, मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। सिर्फ हम करेंगे, आप वोट डाल के आ जाइए। कर दिया नहीं होता। ऐसे में एक उदाहरण के तौर पे देखिए कि 2014 के बाद अगर हम आज पिछले एक दशक की बात करें तो ऐसा नहीं था कि 2014 के पहले सरकारें नहीं थी, देश में शांति नहीं थी, अपराध में कमी नहीं थी। आज भी अपराध बहुत ही ऊंचाई पर हैं। हम मंदिर, मस्जिद और मजार में शिवलिंग खोजते हैं, और वहीं चाइना अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से आज 62 बिलियन डॉलर का सोना जमीन से खोज के निकाल रहा है। हम जमीन में शिवलिंग खोज रहे हैं, चाइना जमीन में सोना खोद रहा है। दोनों की सोच में फर्क है, दोनों की मानसिकता में फर्क है। 62 बिलियन डॉलर का वो जमीन से सोना पैदा कर चुका है, और आज हम अपनी खुदाई में मंदिर, मस्जिद, शिवलिंग खोज रहे हैं। क्या इससे राष्ट्र का विकास होगा? क्या इससे बेरोजगारी खत्म होगी? क्या इससे चिकित्सा की प्रॉब्लम खत्म होगी? ये हिंदू मुसलमान करने से राष्ट्रीय जनादेश के अंदर हो सकता है आप कोई फायदा उठा ले जाओ, लेकिन आम जनमानस इससे बहुत व्यथित है, बहुत परेशान है। दोस्तों, आपको हमारा ये एनालिसिस विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक बार फिर आपसे निवेदन है कि जो लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और थैंक्स बटन दबा के अगर कोई भी आप सहयोग देना चाहें दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। कल फिर एक नए विशेषण के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। नमस्कार।